अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 ए को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 8 ए के अंदर बात की गई है डिस्ट्रेंट के बारे में। डिस्ट्रेंट हम कहते हैं ज़ब्त करना, ठीक है। अब हमने ये चीज़ रेवेन्यू के अंदर भी डिस्कस की थी कि अगर कोई भी बंदा है वो डिफ़ॉल्टर है, वो गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ हैं वो नहीं दे रहा या सोसाइटी के नहीं दे रहा, तो वो अपने ड्यूज़ किस तरह से पूरे करेंगे। वो उसकी प्रोड्यूस को, वो जो क्रॉप काश्त कर रहा होगा, उस क्रॉप को या उसकी किसी और लैंड को जो है वो डिस्ट्रेंट कर लेंगे, ज़ब्त कर लेंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने सेक्शन 59 को ही डिस्कस करना है और इसके अंदर सेक्शन 59 बी से लेकर 59 यू तक हैं। ये सबसे लंबा चैप्टर है और इसमें सारा प्रोसीजर जो है वो डिस्ट्रेंट के बारे में बताया गया है। इसमें हमारे पास पहला सेक्शन आता है सेक्शन 59 बी। सेक्शन 59 बी के अंदर डेफिनेशंस की बात की गई है, जिसमें हमारे पास दो लोगों की बात की गई है, एक कलेक्टर की और एक डिफ़ॉल्टर की, ठीक है। कलेक्टर और डिफ़ॉल्टर की डेफिनेशन का ऑलरेडी आपको पता है। कलेक्टर वो जिसे गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और डिफ़ॉल्टर वो बंदा जिसने अपने ड्यूज़ वगैरह जो होते हैं, जो एरियर होता है, वो अदा नहीं किया होता। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59 सी। सेक्शन 59 सी के अंदर बात की गई है केसेस इन विच एप्लीकेशन फॉर डिस्ट्रेंट में बी मेड। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि वो कौन सा केस होगा जिसमें डिस्ट्रेंट वाली एप्लीकेशन जो है वो तैयार की जाएगी। तो इसके अंदर आपने सिंपल याद रखना है कि कोई भी मेंबर है या नॉन मेंबर है, उसने सोसाइटी से लोन लिया है और वो लोन उसने वापस नहीं किया, वो डिफ़ॉल्टर है, तो उसकी लैंड पर जो प्रोड्यूस होगी उसको डिस्ट्रेंट कर लिया जाएगा। फिर हमारे पास आता है 59 डी। 59 डी के अंदर बात की गई है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, कि डिस्ट्रेंट के लिए आपने जो एप्लीकेशन देनी है उसके अंदर आप क्या चीज़ें मेंशन करेंगे। नंबर 1, आप उसमें उस लैंड को मेंशन करेंगे, पर्टिकुलर लैंड जिसको आप डिस्ट्रेंट करने जा रहे हैं या करना चाहते हैं। दूसरा, आप डिफ़ॉल्टर का नेम मेंशन करेंगे। फिर आप ये मेंशन करेंगे कि डिफ़ॉल्टर ने सोसाइटी से कितना डेप्ट लिया हुआ है और जो क्रॉप आप डिस्ट्रेंट करना चाह रहे हैं उसकी नेचर कैसी है। और वो जो एप्लीकेशन होगी वो साइन होगी CCP 1908 के तहत। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59 ई। सेक्शन 59 ई के अंदर बात की गई है प्रोसीजर की, जो आपने पीछे एप्लीकेशन 59 डी के अंदर तैयार की। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि उस एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। अब सोसाइटी ने जो एप्लीकेशन लिखी है उसके अंदर उसने लैंड मेंशन की है, उसने डिफ़ॉल्टर का नेम मेंशन किया है, उसकी डेप्थ मेंशन की है, उसने कितना देना है, उसने क्रॉप की नेचर को मेंशन किया है और वो एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराएंगे। अब देखें, हमारे पास एक पेज है और उस पेज के ऊपर हमने ये सारी चीज़ें लिख दी और हम रजिस्ट्रार को दे दें, तो रजिस्ट्रार पागल तो नहीं है कि वो हमारे उस एप्लीकेशन को देख के उस बंदे की लैंड को या प्रोड्यूस को जाके जो है वो डिस्ट्रेंट कर लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा। अब सोसाइटी जब उसको एप्लीकेशन देगी तो एप्लीकेशन देने के साथ साथ सोसाइटी को उस रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देने होंगे कि इसने डेप्ट लिया है, तो उसके एविडेंस तो होंगे ना उनके पास कि इसने हमसे लोन लिया था और वो लोन इसने रिटर्न नहीं किया, उसके डॉक्यूमेंट्स भी होंगे, वो भी वो साथ में जमा कराएगी। अब ये रजिस्ट्रार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। ये रजिस्ट्रार जब एप्लीकेशन देखेगा, वो सारी चीज़ें देखेगा, उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये जो बात कर रहे हैं ये वाकई ठीक है, मुझे वाकई इसकी जो लैंड है उसको डिस्ट्रेंट करना चाहिए। जब तक उसका फ़ैसला नहीं आता कि इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, तब तक क्रॉप जो है वो उस पर प्रोहिबिटिंग रहेगी। दूसरी बात, अगर रजिस्ट्रार जो है वो ऑर्डर दे देता है कि ये जो क्रॉप है ना इसको डिस्ट्रेंट किया जाएगा, लेकिन वो क्रॉप अभी तक रेडी नहीं हुई, तो रजिस्ट्रार चाहे तो वो अपने ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर कोई भी बंदा जिसने रजिस्ट्रार के ऑर्डर नहीं माने, उसने पीछे जो भी ऑर्डर दिए हैं रजिस्ट्रार ने उसके ऑर्डर नहीं किसी भी बंदे ने रजिस्ट्रार के ऑर्डर नहीं माने, तो वो बंदा कन्विक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर फ़ाइन लग जाएगा और उस बंदे की इंक्वायरी कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, ठीक है। अब उस बंदे के ऊपर जो फ़ाइन होगा ना वो डबल अमाउंट हो जाएगा। सोसाइटी ने उससे जितना लोन रिकवर करना होगा, उसने सोसाइटी का जितना डेप्ट देना है ना, जितना लोन है उसके ऊपर, उसकी डबल अमाउंट हो जाएगी उसके ऊपर कि इसने रजिस्ट्रार के ऑर्डर्स को नहीं माना। इतनी पावर होनी है आपकी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 59F। इसके अंदर बात की गई है कि आपने डिस्ट्रेंट के लिए ऑर्डर, अब क्या होगा, रजिस्ट्रार ने कलेक्टर को बोला है कि भाई हमें ये जो लैंड है ना इसको डिस्ट्रेंट करके दो, इसने हमारे इतने पैसे वगैरह देने हैं। कलेक्टर जो है वो खुद भी डील कर सकता है या वो कोई डिस्ट्रेंट ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करेगा, ठीक है, उसको अपॉइंट करेगा और एक नोटिफिकेशन देगा, वो सारा रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। अगर कोई क्रॉप जो स्टोर नहीं हो सकती
ऐसी क्रॉप जिसको हम स्टोर कर नहीं सकते, ठीक है, मतलब वो क्रॉप जो है अगर वो जैसे ही वो रेडी होगी उसको फ़ौरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उस क्रॉप को 20 दिन पहले ही डिस्ट्रेंट कर दिया जाएगा। ये इसका पूरा आगे एक सेक्शन भी है, उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे, आपने यहाँ पर भी याद रखना है। तो दो बातें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक ये कि अगर कोई क्रॉप है और वो स्टोर हो सकती है, ठीक है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं, तो वो जब रेडी हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी, तो स्टोर होने के एक दिन बाद जो है ना उसको डिस्ट्रेंट किया जाएगा। दूसरी बात, अगर कोई ऐसी क्रॉप जिसको स्टोर जो है वो नहीं किया जा सकता, तो उसके तैयार होने से 20 दिन पहले ही उसको डिस्ट्रेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 59G। 59G के अंदर कह रहे हैं कि सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ डिमांड एंड द ग्राउंड ऑफ डिस्ट्रेंट। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो डिस्ट्रेंट ऑफिसर होगा वो एक नोटिस सर्व करेगा, किसको, डिफ़ॉल्टर को। उसके अंदर वो अमाउंट भी मेंशन करेगा और ग्राउंड की स्टेटमेंट भी मेंशन करेगा। ये दोनों बातें उसने उसके अंदर उस नोटिस के अंदर मेंशन करनी है और वो नोटिस वो डिफ़ॉल्टर को देगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59H। 59H के अंदर बात की गई है राइट टू री पीटीसी प्रोड्यूस। अब यहाँ पर री की बात की जा रही है प्रोड्यूस की। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि कलेक्टर या डिस्ट्रेंट ऑफिसर जिसको कलेक्टर ने अपॉइंट किया था, उसने डिफॉल्टर को ऑर्डर्स दिए हैं कि भाई तुम रीप गैदर या स्टोर करो क्रॉप को, ठीक है, या जो भी प्रोसीजर है, जो भी नेसेसरी एक्ट हैं वो तुम करो, ठीक है। डिफ़ॉल्टर नहीं करने हैं ना, फसल उसकी है। अब अगर डिफ़ॉल्टर जो है वो नहीं कर रहा, डिफ़ॉल्टर ने उसकी बात नहीं मानी, उसने रीप गैदर या स्टोर करने में जो भी काम वगैरह थे वो उसने नहीं किए, तो क्या होगा, डिस्ट्रेंट ऑफिसर जो होगा वो अपनी तरफ से एक बंदा अपॉइंट करेगा इस काम के लिए। वो बंदा जो है वो वही रीप करेगा, स्टोर करेगा, जो कुछ भी करना होगा वो बंदा खुद करेगा, ठीक है। अब जो बंदा उसने अपॉइंट किया होगा वो उस बंदे की फ़ीस वो डिस्ट्रेंट ऑफिसर अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, गवर्नमेंट देगी। काम किसका था, डिफ़ॉल्टर का था, ठीक है। एक तो इसने लोन नहीं दिया वापस, अब इसकी प्रोड्यूस को हम डिस्ट्रेन करने जा रहे हैं, तो ये नखरे दिखा रहा है कि तुम लोगों ने डिस्ट्रेन करनी है तो रीप भी खुद कर लो, स्टोर भी खुद कर लो, ठीक है। तो अब उसने क्या किया कि उसने एक बंदा अपॉइंट कर लिया इस काम के लिए, वो भी ऑफिसर बंदा था। उसने कहा ठीक है भाई तुम ना करो, मैं खुद करवा लेता हूँ। उसने इस काम के लिए एक बंदा लगाया। अब उस बंदे को जो पैसे मिल देने हैं ना वो भी डिफ़ॉल्टर पे करेगा। जब ये इस फसल को इसकी नीलामी करेंगे ना, तो उसमें से वो पैसे इस बंदे को भी अदा किए जाएंगे। फिर बाद में जो सरप्लस बचेगा वो इस बच्चे को मिलेगा जिसने यहाँ पर ड्रामा क्रिएट किया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 59I। इसके अंदर बात की गई है सेल प्रोक्लेमेशन की, ठीक है। अब इशू प्रोक्लेमेशन इन द लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के अंदर प्रोक्लेमेशन की जाएगी। उसके अंदर आप प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे जिसको आप डिस्ट्रेन करने जा रहे हैं, कितनी डिमांड है आपकी अमाउंट की आप वो बताएंगे, आप जगह बताएंगे, आप दिन बताएंगे कि हमने इस जगह पर जो है वो इसकी बिड होनी है, प्रोक्लेमेशन होनी है, इस दिन होगी। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है जो आपसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि प्रोक्लेमेशन के लिए आपके पास कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होगा। फिर कहता है कि अगर जो क्रॉप है उसको स्टोर किया जा सकता है तो 1 दिन बाद, मैं पीछे ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अगर नहीं किया जा सकता तो फिर उसको 20 दिन पहले ही कर लिया जाएगा। प्रोक्लेमेशन जो है वो आप किस तरह से करेंगे, ड्रम बीट के ज़रिए करेंगे जैसे हमने रेवेन्यू में की थी, ढोल बजा के। और उसकी जो कॉपी होगी वो आप एक विलेज में लगाएंगे या फिर आप मुकर्ररदार के ऑफिस के अंदर फिक्स करेंगे। फिर हमारे पास आता है सेक्शन 59J, प्लेस ऑफ सेल, ठीक है। प्लेस ऑफ सेल मतलब कि आपने जो सेल करनी है उसकी जगह कौन सी होगी, आप जो बिड लगाएंगे, प्रोक्लेमेशन करेंगे, वो जगह कौन सी होगी। एक तो जहाँ पे फसल हो रही है, क्रॉप जहाँ पे हो रही है, ग्रो कर रही है, वो उस जगह पे कर सकते हैं। जहाँ पर आपने उसको स्टोर किया है आप वहाँ पर कर सकते हैं। एंड नंबर 3 कि अगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को लगता है कि ये कोई पब्लिक प्लेस जो है ना इस पर कर लेते हैं, यहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा होगा, तो वो वहाँ पर भी कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो सी मर्जी जगह जो है वो कर ले, लेकिन इन 3 में से। फिर उसके बाद वही मैंने आपको पीछे बात की थी कि इसका आगे पूरा सेक्शन भी आएगा। सेक्शन 59K के अंदर वही बात की गई है, स्टोर हो सकती है या नहीं हो सकती तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। फिर हमारे पास सेक्शन 59L आता है। 59L के अंदर बात की गई है मैनर्स ऑफ सेल। मैनर्स ऑफ सेल में ये है कि आप पब्लिक ऑक्शन के थ्रू करेंगे, उसमें आप 1 और मोर लॉट्स के ज़रिए कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की मर्ज़ी है या कलेक्टर की मर्ज़ी है। फिर 59M के अंदर आता है कि पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल। इसमें वो ये कहते हैं कि जिस बंदे ने लैंड ख़रीदी है, जिस बंदे को प्रोड्यूस जो है वो बेची है, ठीक है, जो प्रोक्लेमेशन हुई है, उसने फेयर प्राइस नहीं दी, तो फिर वो यहाँ पर पोस्टपोन भी कर सकते हैं, दोबारा से होगी। फिर हमारे पास 59N आता है। 59N के अंदर बात की गई है पेमेंट ऑफ परचेज मनी।
वो कह रहा है कि जिसने ये प्रोड्यूस ख़रीदी होगी, ठीक है, उसकी प्राइस कब पे करेगा। अगर उसने बंदा वो जो परचेज़र है वो पे नहीं कर रहा, वो नहीं कर सकता पे, तो दोबारा जो है वो जो प्रोड्यूस होगी उसको दोबारा सेल कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59 ओ। इसके अंदर कहता है कि सर्टिफिकेट टू बी गिवन टू द परचेज़र, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जिस बंदे ने ये वो जो प्रोड्यूस होगी वो ख़रीदी होगी, जिसकी प्रोक्लेमेशन हमने की है, तो उसमें क्या होगा कि उस बंदे को एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, ताकि कल को जाके वो डिफ़ाल्टर उसके गले ना पड़ जाए कि भाई मेरी थी और तुमने ले लिया, तो उसके पास एक प्रूफ होगा सर्टिफिकेट कि मैं ये गवर्नमेंट से लेके आया हूँ। फिर हमारे पास सेक्शन 59P आता है। 59P के अंदर बात की गई है प्रोसीड ऑफ द सेल हाउ टू बी अप्लाइड। अब इसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि आपने जो प्रोड्यूस थी उसको सेल कर दिए। अब सेल करने के बाद वो जो आपके पास पैसा आया है, जो आपको उसकी कीमत मिली है, उसको किस तरह से प्रोसीड किया जाएगा। सबसे पहले तो जो सोसाइटी का उसने लोन देना है वो अदा किया जाएगा। उसके बाद डिस्ट्रेंट करने पर जितना भी खर्चा आया है वो दिया जाएगा। जो मैंने पीछे आपको बताया, उसने बंदा भी अपॉइंट किया, तो वो सारे पैसे वो डिस्ट्रेंट वाले वो उसको दे देगा। फिर पीछे जो पैसा बच जाएगा, मैं पीछे पढ़ा के आई हूँ कि जो पैसा बच जाता है उसको हम सरप्लस कहते हैं। वो जो सरप्लस बच जाएगा वो फिर उस बंदे को, डिफ़ाल्टर को दिया जाएगा कि ये लो भाई, ये जो 10-20 बच गए हैं ये अब तुम्हारे हैं, अब अपनी मर्जियाँ चला लो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59Q। 59Q के अंदर बात की गई है सर्टेन पर्सनस में नॉट परचेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि वो कौन से बंदे हैं जो नहीं खरीद सकते। कोई भी ऑफिसर है सोसाइटी का, कोई भी पर्सन है जो डिस्ट्रेंट के अंदर ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो उस प्रोड्यूस को नहीं बाय कर सकते। 59R के अंदर बात की गई है प्रोसीजर वेयर डिमांड इज़ पेड बिफोर द सेल। अगर आपने किसी बंदे की प्रोड्यूस को डिस्ट्रेंट कर लिया और डिस्ट्रेंट होने के बाद उस डिफ़ाल्टर ने फ़ौरन आके पैसे दे दिए, मतलब ये है कि आपने एक बंदा है, ठीक है, उसकी जो फसल थी ना, ठीक है, उसको आपने क्या किया है, डिस्ट्रेंट कर लिया। अब जिस दिन आपने डिस्ट्रेंट किया उसी दिन वो जो डिफ़ाल्टर था, ठीक है, उसने आके सारे पैसे जो हैं वो दे दिए, ठीक है, उसी दिन दे दिए हैं या उससे अगले दिन दे दिए हैं या 1 घंटे बाद आके दे गया, तो जो आपने डिस्ट्रेंट किया वो छोड़ दिया जाएगा, उसकी ज़ब्ती छोड़ दी जाएगी, उसकी प्रोड्यूस उसको वापस कर दी जाएगी। यहाँ पर ये बात है। और वो जो पैसा होगा वो कलेक्टर के पास रहेगा 1 महीना। 1 महीने के बाद वो सोसाइटी का जो डेप्ट वगैरह होगा उसको अदा कर देगा। फिर इसमें आता है कि 59S के अंदर कि डिस्ट्रेन ऑफ प्रॉपर्टी, आप किसी भी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रेन करने जा रहे हैं और वो अटैचमेंट वाली है, तो फिर वो उसका जो भी फैसला होगा डिस्ट्रेंट का वो सिविल कोड के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। फिर हमारे पास सेक्शन 59T आता है जिसमें बात की गई है सूट फॉर कंपनसेशन फॉर रॉन्गफुल डिस्ट्रेंट एंड अपील। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि रजिस्ट्रार या कलेक्टर ने किसी बंदे की प्रोड्यूस जो है उसको डिस्ट्रेंट कर लिया है, तो वो बंदा जो है ना वो आके कहता है मतलब ना कि इसने मेरे साथ जो है ना वो गलत किया, ठीक है, मेरी इस तरह से नहीं होनी थी, ये वो जैसे लोग बाद में करते हैं बातें। तो यहाँ पे 59T के अंदर वो ये कह रहा है कि आप रजिस्ट्रार और कलेक्टर ने जो डिस्ट्रेंट की है, उसने जो फैसला दिया, आप उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 59U। इसके अंदर सेविंग्स की बात की गई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कह रहा है कि जो अभी हमने ये चैप्टर पढ़ा है ना, चैप्टर 8, ये इफेक्ट नहीं करता पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के ऊपर, ठीक है, उस पर ये नहीं लगता। उसके अंदर वैसे भी उसका अपना डिस्ट्रेंट का सारा तरीका लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है कि उसके ऊपर नहीं लगता। आपने ऑलरेडी उसको पढ़ लिया है और आपको पता है कि उस लॉ के अंदर इसने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से किसी की फसल जो है या किसी की दूसरी लैंड है वो रेवेन्यू नहीं अदा कर रहा, तो आप किस तरह से उसको डिस्ट्रेंट करेंगे। तो हमें भी पता है, जब उसमें मेंशन है तो यहाँ पर नहीं लगेगा, इसके अंदर ये बात की हुई है। अभी के लिए इतना ही है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।